हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का जो है वो पढ़ेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। बहुत ही अवेटेड ये लेसन था और स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि सर इसको पढ़ा दीजिए, तो इसलिए जो है अब ये जो सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसको हम रिलेट करेंगे कि सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म है क्या, व्हाट इज सोशलिज्म, और यूरोप में ही क्यों। ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब सोशलिज्म की बैकग्राउंड क्या थी, कैसे ये आया, किसने इसको जो है एस्टेब्लिश किया, किसने शुरू किया, और इसकी आइडियोलॉजी क्या क्या है। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले का चैप्टर जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, ठीक, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तब सोसाइटी जिस तरीके की थी उसमें चेंज भी किया जा सकता है, ऐसी आइडिया या ऐसी थिंकिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो है निकल के आई। यह सोचा जा सका कि जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 18th सेंचुरी में सोसाइटी जो थी वो एस्टेट्स में डिवाइड थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि सोसाइटी जो है, फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। ठीक है। और जो एरिस्टोक्रेसी थी और चर्च, ये दो जो हैं, एरिस्टोक्रेसी और चर्च जो थे, वो इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल करते थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद जो है ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। यूरोप और एशिया में न्यू आइडियाज़ आए। किसके न्यू आइडियाज़ आए कि इंडिविजुअल को राइट्स भी दिए जा सकते हैं, और सोसाइटी में जो पावर है वो कौन उसको कंट्रोल करेगा। इस चीज़ों पे डिस्कशन जो है वो शुरू हो गया। आपके देश में यानी कि इंडिया में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की, और यूरोप में रेवोल्यूशनरी से पहले के जो आइडियाज़ थे उस पर लोग बातचीत करने लगे, डिबेट करने लगे, और इस तरह से जो कॉलोनीज़ की सोसाइटीज़ थी उनको रीशेप किया गया या उसको चेंज करने के बारे में सोचा गया। यूरोप में हालांकि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज नहीं चाहते थे, और चेंज के बारे में रेस्पॉन्सेज भी जो थे वो अलग अलग तरीके से आए। अब इसमें क्या था कि रेस्पॉन्सेज जो थे वो, कुछ लोग ये चाहते थे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो या जो चेंज हो वो धीरे धीरे हो, ग्रेजुअली हो, स्लोली हो। ठीक। और कुछ लोग जो है रेडिकली, कोई ये चाहते थे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो चेंज है या सोसाइटी को जो रीस्ट्रक्चर किया जाए वो जो है जल्दी किया जाए। ठीक। तो इस तरह से जो वेरीड रेस्पॉन्सेस थे उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया: कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स। और इन टर्म्स को किस तरह से यूज़ किया जाएगा या इनके क्या मतलब हैं, तो ये अलग अलग हैं
और जिनको कि हम जो है नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से समझ लीजिए कि सोसाइटी को चेंज करने के बारे में जो है वो लोग सोचने लगे। ठीक है, अब रशियन रेवोल्यूशन, तो रशियन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बीच में क्या रिलेशन है ये हम आगे वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। और होल रेवोल्यूशन जो हमारा रशियन है इसमें हम क्या क्या कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला, बैकग्राउंड, यानी रशियन रेवोल्यूशन होने की क्या रीजन्स थे या क्या कॉजेस थे। उसके बाद 1905 का रेवोल्यूशन, फेब्रवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, रशिया आफ्टर रेवोल्यूशन क्या बना, यूएसएसआर, स्टालिन और रशिया। ठीक है, स्टालिन एक लीडर रहे हैं, उनके अंडर में रशिया जो है वो कैसा रहा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब जो है हम नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो क्या है, एज ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, एज ऑफ सोशल चेंज। अब इसमें देखिए वही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसके बारे में आपको सोचना है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेटिक राइट जो है वो आइडियाज़ सामने आए, और इन आइडियाज़ को हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में से रिलेट करेंगे, या फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटकम है ये, ठीक, कि फ्रीडम भी मिल सकती है, इक्वलिटी भी हो सकती है और डेमोक्रेटिक राइट्स भी दिए जा सकते हैं, और इस तरह से सोसाइटी में चेंज की पॉसिबिलिटी है। ये सब चीज़ें जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद आई। लोगों ने चेंज की क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस पर डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब जो आइडियाज़ थे चेंजिंग के वो यूरोप में अलग अलग थे, वेरी माने डिफरेंट। ठीक, वो क्या क्या थे, कुछ लोग इसमें चेंज जो है वो ग्रेजुअली चाहते थे, कुछ चाहते थे रेडिकली, रेडिकल में स्पीडली या रैपिडली। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थी, जैसे कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स, ठीक, ये जो थे इनके आइडियाज़ के बेस पर जो है इनको हमने लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स में डिवाइड कर लिया, क्लासिफाइड कर लिया। और ये जो इतने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, इन्होंने यूरोप और वर्ल्ड की हिस्ट्री को चेंज करने में इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले किया। तो अब हम नेक्स्ट क्या आएंगे, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स कौन कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए लिबरल्स। ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो वन बाय वन जो है हम इसको लेते जाएंगे, उनकी आइडियोलॉजी बताते जाएंगे आपको। लिबरल जो हैं वो सोसाइटी में चेंज चाहते थे। ठीक है, और ये अपर मिडिल क्लास था, एक अपर मिडिल होता है, एक लोअर मिडिल होता है, तो ये अपर मिडिल क्लास थे। और इसमें इनकी आइडियोलॉजी क्या क्या थी, इनकी आइडियोलॉजी थी नंबर 1, इक्वलिटी अमंग रिलीजन्स एंड नेशन शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। कहने का मतलब ये है कि ये सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करने का के फेवर में थे। ये चाहते थे कि जितने रिलीजन्स हैं उनको इक्वली माना जाए, या ऑल रिलीजन्स मस्ट बी इक्वल। दूसरा, नेशन शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। नेशन जो है वो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करे सारे रिलीजन्स के लिए। दूसरा, जो डायनेस्टिक रूलर था, डायनेस्टिक रूलर मीन्स
जो यानी कि कोई रूलर है उसके बाद उसका बेटा जो है वो रूलर बनेगा। ठीक, तो इस चीज़ के उन्होंने अपोज किया कि डायनेस्टिक रूलर की जो अनकंट्रोल्ड पावर है वो नहीं होनी चाहिए। होना क्या चाहिए कि जो एफिशिएंट पर्सन है वो रूलर बने। ठीक है, इसमें डायनेस्टिक का मतलब नहीं है। तीसरी चीज़, लिबरल जो थे वो इस चीज़ में बिलीव करते थे कि इंडिविजुअल्स राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है वो उनको वापस ना ले सके या लोगों से या सिटीजन से उनके राइट्स जो हैं वो ना छीन सके। नेक्स्ट आपका जो है आइडियोलॉजी इनकी थी कि वो ये चाहते थे कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। यानी कि पार्लियामेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है तो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा। लोग वोट देते हैं तब वो इलेक्ट होते हैं, ऐसे कोई भी इलेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए जो लिबरल्स थे वो कहते थे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इलेक्टेड होने चाहिए बाय द पीपल। और एक इसकी आइडियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो क्या थी, जुडिशरी को इन्होंने सपोर्ट किया और वो ये भी चाहते थे कि जुडिशरी जो है शुड बी वेल ट्रेन्ड एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट माने फ्री, नहीं जुडिशरी जो है किसी के अंडर में या किसी के दबाव में काम ना करे। तो एक बड़ी अजीब सी बात है, हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। इतना होते हुए भी वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। ठीक, क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ में बिलीव करते ही नहीं थे कि राइट टू वोट दिया जाए और उन यानी कि वुमेन के तो वो फेवर में थे ही नहीं राइट टू वोट देने के, लेकिन मैन भी उनको मिलना चाहिए जिनके पास क्या है, प्रॉपर्टी हो। मैन विद प्रॉपर्टी शुड हैव राइट टू वोट। ठीक है, तो इसलिए ये देखने वाली बात है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, इक्वलिटी। अगर राइट टू वोट मिलेगा तो ये हर एक को मिलेगा, इक्वली मिलेगा, उसमें कोई डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो दैट्स वाई लिबरल्स कैन नॉट बी डेमोक्रेट्स। ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आता है रेडिकल्स। रेडिकल्स जो थे वो लोअर क्लास पीपल थे। ठीक है, लोअर क्लास पीपल, और ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो बने वो मेजोरिटी के बेस पे बने, जिसकी मेजोरिटी हो वो गवर्नमेंट बनाए। सेकंड था वुमेन सफ्रेगेटेड मूवमेंट। वुमेन सफ्रेगेटेड मीन्स राइट टू वोट ऑफ वुमेन। ये जितने मूवमेंट थे उनको वो सपोर्ट करते थे। तीसरा, वो जो ग्रेट लैंड लॉर्ड्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को प्रिविलेजेस मिलते थे, जो फैसिलिटीज़ मिलती थी, जो बेनिफिट्स मिलती थी, उसको वो क्या करते थे, अपोज करते थे। राइट, अब नेक्स्ट जो है आपका क्या था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि तो जो रेडिकल्स थे, है ना, वो प्रॉपर्टीज़ का कंसंट्रेशन कुछ हाथों में नहीं चाहते थे या उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि इससे क्या होता है, सोसाइटी में इनइक्वलिटी या डिस्पैरिटी जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसलिए एक चीज़ और है, वो जो है रेडिकल चेंज चाहते थे। रेडिकल माने रैपिडली, तेजी से। ठीक है,
और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं चाहते थे, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो वुमेन के जो सफरगेट मूवमेंट था उसको वो फेवर करते थे। इसके बाद आपका आता है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स ये ग्रुप ऑफ रूलिंग क्लास एंड पर्सन्स इन पावर, दे अपोज द चेंज, ठीक है। ये रूलिंग क्लास या वो पर्सन्स थे जो पावर में थे या जो रूल कर रहे थे या जो मोनार्क थे या एम्परर थे, और सीधी सी बात ये है कि जो पावर में है वो अपनी पावर क्यों छोड़ना चाहेंगे, है ना। तो जब वो पावर नहीं छोड़ना चाहेंगे तो इसलिए उन्होंने जो है चेंज को अपोज किया, ठीक। वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में कोई चेंज आए, यानी कि जो चेंज लिबरल्स और रेडिकल्स करना चाहते थे उन्होंने उसको अपोज किया। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो चेंजेस के लिए तैयार हो गए। अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और जब जो लुइस 16 थे उनको हटा दिया गया पावर से, या उनकी पावर हटा दी गई, पावर उनको मतलब कहना चाहिए कि उनको मार दिया गया, तब इस चीज़ से लोगों ने एक लेसन लिया और वो अलर्ट हो गए, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो चेंज के लिए एग्री हो गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, चेंज होना चाहिए, और अब उनकी समझ में आ गया कि चेंज के बगैर जो है हमारा रहना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। तो क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि चेंज तो होना ही होना है, चेंज को हम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में उन्होंने कुछ चेंज को के बारे में जो है कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट किया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक बात और कहा कि जो पास्ट है उनका, उसकी रेस्पेक्ट की जानी चाहिए, ठीक। जो पास्ट उनका था, जो बीते हुआ समय था, उसको रेस्पेक्ट करते हुए उनको पावर में बनाए रखा जाए, ठीक। और जो चेंजेस किए जाएं वो भी एक स्लो प्रोसेस के थ्रू किए जाएं। ये उन्होंने इस तरह के आइडियाज़ उन्होंने दिए या ये उन्होंने सोचा, ठीक। तो देखिए, हमने लिबरल्स पढ़ा, रेडिकल्स पढ़ा, कंजर्वेटिव्स पढ़ा, और इन सब को पढ़ने के बाद एक कहना चाहिए कि कंक्लूज़न जो है वो निकल के आया कि जितने भी ये आइडियाज़ थे, इन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। हालांकि जो डिफरेंट आइडियाज़ थे सोसाइटल चेंज के बारे में या सोसाइटी में चेंज के बारे में, तो सोशल और पॉलिटिकल चेंज इसमें आया और आपस में क्लैशेस भी हुए, टकराव भी हुआ, और जिसका जो रिज़ल्ट है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के फॉर्म में सामने आया। तो बहुत सारे अटेम्प्ट जो हैं रेवोल्यूशन में किए गए और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है 19th सेंचुरी में किया गया, जिससे पॉलिटिकल जो टेंडेंसीज थी, जो पॉलिटिकल पावर्स थी, उन पर लिमिट्स लगाई गई या उनको लिमिटाइज किया गया, ठीक है। और लिमिटाइज करने के बाद जो है सोसाइटी में चेंज लाया गया, ठीक। तो इस तरह से जितने भी हमने आइडियाज़ अभी तक डिस्कस किए, उन्होंने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक। अब ये नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो हमारा होगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, यानी सोसाइटी में क्या चेंज आया और
किस तरह की सोसाइटी थी, ये जो टॉपिक है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस